हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? तो भैया लास्ट क्लास में हमने मोलरता तक की बातें कर ली थी। चैप्टर में जो 2-3 कंसंट्रेशन टर्म और है, फिर इसके बाद में चैप्टर को खत्म भी करना है। तो भैया देखो, मोलरता के बाद में अगली सांद्रता इकाई की बात हम करते हैं। तो अगली सांद्रता इकाई है कौन सी? नॉर्मलता। नॉर्मलता की बात हमें करनी है, लेकिन नॉर्मलता हम यहां नहीं पढ़ते हैं। नॉर्मलता जो रेडॉक्स वाले चैप्टर जो है वहां पर हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में ऑलरेडी जो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अगर किसी को देखना हो, हालांकि लेक्चर जो बाइलिंगुअल है, तो हिंदी वाले बच्चे भी अगर लेक्चर को देखते हैं तो उनको अलग नहीं लगेगा। उसके लिए आपको है ना, नॉर्मलता पढ़ने के लिए पहले इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो प्रयास करूंगा कि हिंदी में भी जल्दी ही मैं रेडॉक्स वाला चैप्टर रिकॉर्ड कर दूं। तो अगर आपको नॉर्मलता वाला टॉपिक समझना है तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो हो नॉर्मलता के अलावा जो अगली सांद्रता इकाई है वो है भैया अपने पास मोललता। मोललता है ना, और मोलैलिटी, और इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब मोललता क्या होती है देखिएगा, समझना कि भाई मोललता जो है वो हम किसको बोलते हैं। तो जैसे आपने मोलरता में क्या परिभाषा बताई थी? मोलरता की परिभाषा क्या थी? मोलरता की परिभाषा थी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, कि 1 लीटर विलयन में विलय के जितने मोल होंगे वो ही क्या है? मोलरता है। अब मोललता में हम यहां पर विलयन की जगह काम में लेते हैं विलायक। याद रखो कि जितनी भी सांद्रता इकाइयां हैं उन सब सांद्रता इकाइयों में एक चीज कॉमन है, और कॉमन चीज ये है कि हम हमेशा देखो, सांद्रता का मतलब क्या होता है? विलय की मात्रा। विलय की मात्रा किसके सापेक्ष? विलयन के सापेक्ष, विलयन के आयतन के सापेक्ष, विलयन के आयतन के सापेक्ष, है ना। तो आयतन के सापेक्ष जो है, और जिसके सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं उस चीज को हम कहां लिखते हैं? हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं। तो जैसे मोलरता में हमने विलयन के सापेक्ष जो बताया कि विलय की कितने मोल है, नॉर्मलता में हम मोल की जगह वर्ड कहां मिलते हैं? ग्राम तुल्यांक। और वही विलयन के सापेक्ष, विलयन के आयतन के सापेक्ष जितनी भी सांद्रता इकाई है उन सब में हम नीचे जो चीज लिखते हैं वो विलयन के लिए लिखते हैं। केवल और केवल मोललता ही एकमात्र ऐसी सांद्रता इकाई है जिसमें हम विलय की मात्रा लिखते हैं, या विलय की मात्रा को विलायक के भार के सापेक्ष प्रदर्शित करते हैं। कि बाकी सब में हमने विलय की मात्रा को विलयन के आयतन के सापेक्ष जो है वो प्रदर्शित किया है। और केवल मोललता ही एकमात्र ऐसी सांद्रता इकाई है जिसमें हम क्या करते हैं भैया जी? एक तरीके से आप बोलोगे कि विलय की मात्रा को विलायक के भार के सापेक्ष आप क्या करोगे? प्रदर्शित करोगे। तो यहां पर हम ये बोलते हैं या ये लिखते हैं कि भाई किसी विलयन में, या आप यूं कहो कि 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है। 1 kg विलायक में उपस्थित विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है भैया? मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है ना। ये हमारे पास एक कंडीशन है किसकी? मोललता की, कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। कि 1 kg विलायक में जितने मोल उपस्थित होंगे, 1 kg में अगर 2 मोल उपस्थित है ना, जैसे मान लो ये 1 kg विलायक है, 1 kg पानी है अपने पास, और 1 kg पानी यानी विलायक है, और इसमें जो मैं ये कहता हूं कि विलय के अगर 2 मोल उपस्थित है तो मोललता हो जाएगी कितनी? 2। एक में 4 मोल उपस्थित है तो मोललता 4, एक में 10 मोल उपस्थित है तो मोललता 10। 1 kg विलायक में जितने मोल उपस्थित होंगे ना, वो ही क्या है? मोललता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लास में भी ये बताया था कि यार आपको ये जो डेफिनेशन है ना, इसको अभी काम में लेना पड़ेगा। इसको जो ये काम में आएगी, डेफिनेशन हो गया या इसका मतलब हो गया, ये काम में आएगा। और काम में क्या आएगा? काम में आएगा जब हम एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलेंगे ना, तो ये चीज काम में आएगी, है ना। तो भैया ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देखो जरा कि मान लो कंडीशन ऐसी है कि यदि W kg विलायक है, मान लो कोई W kg विलायक में विलय के n मोल उपस्थित है। विलय के कितने मोल है? n मोल उपस्थित है, ठीक है। कि W kg विलायक है, और W kg विलायक में विलय के कितने मोल है जी? n मोल उपस्थित है। तो मुझे बता दो 1 kg विलायक में कितने मोल होंगे? तो यार 1 kg विलायक में जो है वो विलय के मोल, तो विलय के मोल, तो 1 kg विलायक में विलय के मोल हो जाएंगे हमारे पास कितने? n/w।
और N/W मोल हो जाएंगे तो 1 kg में जितने मोल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया मोललता का। आप देखो जरा, ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा जी विलय के मोल, विलय के मोल, है ना, जिसको हमने N से प्रदर्शित किया हुआ है। और नीचे क्या आएगा जी, नीचे आएगा विलायक का भार, विलायक का भार, नीचे आया विलायक का भार, और ये क्या है, W kg में है ना। और अगर यही से अगर मैं यूनिट की बात करूं ना, तो यूनिट इसकी आएगी क्या, ऊपर तो मोल नीचे पर केजी, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट आती है मोललता की। और भैया इसी को हम जो है किसमें प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम बोलते हैं मोलल, या फिर इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, या तो मोलल बोल दो या स्मॉल m से इसको प्रदर्शित कर दो। जैसे मोलरता की इकाई क्या थी, मोलरता की इकाई थी मोल पर लीटर, जिसको हमने मोलर बोला था, ठीक वैसे ही मोललता की इकाई है क्या, मोल पर केजी, जिसको हम मोलल बोलेंगे, स्मॉल m से इसको प्रदर्शित करेंगे। अब आपको तो पता ही है कि यार मोल निकालने का वैसे तो कई तरीके होते हैं मोल निकालने के, कि दी गई कणों की संख्या डिवाइड बाई Na, एसटीपी पर दिया गया आयतन डिवाइड बाई 22.4, है ना। और सबसे कॉमन जो यहां पर हम काम में लेते हैं वो दिया गया भार बट्टे अणुभार। मान लो आपको x ग्राम विलय का दिया हुआ है, तो दिया गया भार नीचे आ जाएगा क्या, अणुभार, विलायक का भार W केजी में है ना, तो W केजी, ये लो जी। अब किसी ने कहा कि यार विलायक का भार सर ग्राम में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ग्राम में रख तो दो, लेकिन ध्यान रखना मोललता तभी डिफाइन होती है जब विलायक का भार केजी में होता है। तो अगर आप नीचे विलायक का जो भार है वो अगर ग्राम में लेते हो तो ऊपर क्या लगा देना, 1000, क्योंकि ऊपर 1000 लगाने का मतलब है आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, केजी में कन्वर्ट कर दिया है। ये सीधा सा काम है अपने पास किसका, मोललता का, है ना। ठीक वैसा ही काम है जैसा हमने मोलरता में पढ़ा था, बस फर्क ये है इन दोनों में कि भाई फर्क केवल इतना है कि वहां पर हम बात करते हैं विलयन के आयतन के सापेक्ष, यहां हम बात करेंगे विलायक के आयतन के सापेक्ष। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो देखना जरा कि क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। सिंपल सा काम है, जैसे आपको ये बोल दिया कि 2 ग्राम NaOH को 20 ग्राम जल में, या इसको जो है वो 2 ग्राम कर देता हूँ और इसको 18 ग्राम कर देता हूँ, 18 ग्राम जल में मिलाकर बनाए गए विलयन का घनत्व, ठीक है, 1.1 ग्राम पर सीसी प्राप्त हुआ, तो विलयन की मोलरता तथा मोललता दोनों चीजें आपको पूछ ली, जैसे मोलरता तथा मोललता ज्ञात कीजिए, है ना। ये कंडीशन है कि भाई आपको विलयन की मोलरता और मोललता दोनों चीजें जो हो क्या करनी है, ज्ञात करनी है ना। सिंपल सा सीधा सा काम है। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या कहा था कि भाई जब भी आपको कोई भी सांद्रता इकाई से संबंधित किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछे, कोई भी प्रश्न पूछता है, आपका सबसे पहला काम क्या है, जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो। जैसे मुझे मोलरता पूछी है तो कैपिटल M पूछा, फॉर्मूला क्या होता है जी, विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार, नीचे विलयन का आयतन, गुणा क्या लगा दो, ऊपर 1000, क्योंकि आयतन ml में होगा तो ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले में कौन सी चीजें आपके पास है वो रख दो, क्या क्या है अपने पास, किस किस चीज का जुगाड़ करना वो तो बात की बात है, क्या क्या है। तो विलय का भार कितना है, 2 ग्राम है NaOH का भार, अणुभार आपको NaOH का पता ही है 40। मुझे बताओ क्या आपके पास वॉल्यूम है क्या विलयन का, विलयन का आयतन नहीं है, विलयन के आयतन का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब आयतन का जुगाड़, ऐसा क्वेश्चन किया था हमने पिछली क्लास में, आयतन का जुगाड़ हम कहां से करेंगे, तो भैया मेरे आयतन का जुगाड़ हम करेंगे घनत्व से। तो आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। तो यहां से आयतन में निकाल लेता हूं, द्रव्यमान M कितना है भैया, M जो है वो अपने पास विलयन का कुल भार, भैया ये तो विलय का भार, ये विलायक का भार। अब जल है 18 ग्राम, तो भैया विलय प्लस विलायक कितना हो गया, टोटल 20 हो गया ना, 20 डिवाइड बाय वॉल्यूम मुझे निकालना था, डेंसिटी कितनी है जी 1.1। अब घनत्व दिया ग्राम पर सीसी, मैंने पिछली क्लास में आपको सीसी का मतलब भी बताया था, तो ग्राम पर सीसी में डेंसिटी है, तो भैया पर सीसी या पर ml एक ही बात है, इसलिए आयतन जो आएगा वो किस में आएगा जी, ये ml में आएगा। तो यहाँ पर मैं रखूंगा 20, ऊपर जाएगा कितना 1.1, ये जो हो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये वापस से कैंसिल हो गया। तो भैया ये हमारे पास 11/4, ये तो आएगी क्या, एक तरीके से आप बोलोगे मोलरता, है ना। कैपिटल M की वैल्यू आ गई, कैपिटल M कितना आया 11/4।
और अगर मैं 11/4 को सॉल्व करूँ ना तो आप देखो कितना आएगा, ये आएगा 2 पॉइंट, पीछे कितना बच गया 3 और 7 चौक 28, 2.7 के अप्रोक्स आ रहा है ये। तो आप देखो कि सॉल्यूशन की मोलरता तो कितनी आई, मोलरता आई निकल के 2.7। अब मैं इसी सॉल्यूशन की मोललता ज्ञात करता हूं। ध्यान से देखिएगा, मोललता ज्ञात करने के लिए मोललता का फॉर्मूला लिखो तो वही बात, दिया गया भार बटे अणुभार, और W यहां पर जो है वो ग्राम में अगर लिखूंगा, विलायक का भार है याद रखिएगा W, है ना। तो भैया 2 ग्राम NaOH दिया है, ऊपर आया कितना 1000, अणुभार कितना है 40, और ये कितना इस बार 18 है। चेक कर लेना, इतना ही है ना। जो चीजें कैंसिल होती है उसको कैंसिल करो, ये गया कितना 20, है ना, और ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ रहा है कितना 5.55 डिवाइड बाय कितना आया 2, और 5.5 यानी कि अप्रोक्सली जो है ना ये हमारे पास 2.5 और 2.75 के अप्रोक्स आ रहा है, 2.75 अप्रोक्सली बोल रहा हूँ, है ना। और अगर एग्जैक्टली आप निकालना, देखो ना एग्जैक्टली मैं अगर निकाल लूँ इसको तो भैया देखो एग्जैक्टली भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जैक्टली क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक फिगर है वो काम में लेना है, 2.55 डिवाइड बाय कितना करना है जी 2 करना है, तो एग्जैक्टली 2.775 आया। अब आप देखो जरा भैया, बात ऐसी है, आप देखो मोलरता कितनी आई 2.7 आई, और मोललता कितनी आई 2.775 आई। तो कंसेप्ट जो याद रखना है, जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और ये पॉइंट अक्सर हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में काम में लेते हैं, जो आपके 12th क्लास में ना एक सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है, वहां पर ये कंसेप्ट काम में आता है, या फिर यहां पर भी काम में हम ले सकते हैं। यहां पर भी कई बार सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें आपको जरूरत कैपिटल M की होती है, जरूरत मोलरता की होती है, दी हुई मोललता होती है, या उल्टा भी कि भाई जरूरत मोललता की होती है, दिया हुआ कैपिटल M होता है। तो याद रखना कि जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, या जो तनु विलयन होते हैं ना, जिनमें पानी ठीक ठाक अमाउंट में होता है, जैसे 2 ग्राम है NaOH और 18 ग्राम पानी है, बहुत ज्यादा 9-10 गुना जो है वो ज्यादा विलायक की मात्रा है। तो जो तनु विलयन होते हैं, तनु विलयनों के लिए मोलरता और मोललता लगभग क्या होती है, बराबर होती है, दोनों एक ही होती है। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में आपको कैपिटल M दिया हुआ है, स्मॉल m की जरूरत है, या स्मॉल m दिया हुआ है, कैपिटल M की जरूरत है, वहां दोनों को आप क्या मान सकते हो, बराबर मान सकते हो। तो पॉइंट यही है कि भैया तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए मोललता तथा मोलरता, है ना, समान होती है, या लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। ठीक है, तो ये हुई एक बात कि दोनों जो है वो क्या होगी, चीजें बराबर होगी। तो कहीं ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो वहां पर आपको दोनों को एक ही मानते हुए एक तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसी सॉल्यूशन के लिए आप देख लो, एक के लिए मोललता स्मॉल m आ रहा है 2.775, और कैपिटल M कितना आ रहा है, वो भी इतना ही आ रहा है अप्रोक्स। ठीक है, तो ये हुई एक बात। इस तरीके के सवाल जो हो एक तो आपसे पूछे जा सकते हैं जी, किससे, स्मॉल m से, मोललता से, है ना। फिर देखो और क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है ना। सिंपल सा काम है भैया, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल जो चीज आपको दे रखी है ना, वो लिखो, और जो चीज पूछ रखी है उसका फॉर्मूला लिख के केवल फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन में आपको देता हूं ऐसा ही, इसी के जैसा एक क्वेश्चन है। सवाल यह है कि 20 ग्राम यूरिया को 400 ml विलियन, या 20 ग्राम यूरिया 400 ml विलियन में उपस्थित है यदि विलियन का घनत्व ये आपको दे दिया 1.2 ग्राम पर ml है, या ग्राम पर cc भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, स्मॉल m ज्ञात करना, अगेन मोललता ज्ञात कीजिए, है ना। ये हमारे पास कंडीशन है, सिंपल सा काम वही जो अभी हमने किया है ना। आपको देखो जो चीज पूछ रखी है, आपको वापस से क्या पूछ रखा है, मोललता पूछ रखी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे जी, मोललता का फॉर्मूला लिखोगे। तो मोललता स्मॉल m, क्या फॉर्मूला होता है जी, विलय का दिया गया भार ग्राम में, नीचे आएगा अणुभार, और नीचे जो है वो हमारे पास W, और W क्या है, W ग्राम विलायक का भार है, और ऊपर क्या आएगा 1000। अब जो चीजें हैं आपके पास वो सारी चीजें रखो, और जो चीज नहीं है
उसका जुगाड़ करो। तो अब क्या क्या है मेरे पास, देखो जी, x ग्राम दिया गया भार और ऊपर आएगा 1000, नीचे जो है वो हमारे पास क्या आएगा भैया, अणु भार। यूरिया का कितना होता है जी, 60। अब W क्या है, W मेरे पास है भैया एक तरीके से विलायक का भार। अब आप देखो, मुझे बताओ कहीं पर विलायक का भार दिया है क्या, नहीं दिया ना, तो विलायक का भार निकालना पड़ेगा। अब किससे निकाले, तो आप देखो जरा कि हमें यह पता है W सॉल्यूशन, W विलियन बराबर W विलय प्लस W विलायक, ऐसा होता है। तो मैं अगर क्या करूं, मुझे अगर W विलायक निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, W सॉल्यूशन में से W विलय क्या करना पड़ेगा जी, माइनस करना पड़ेगा। ये मुझे करना पड़ेगा कि विलयन के भार में से मुझे विलय का भार घटाना पड़ेगा। अब पहले तो मुझे अगर W विलायक चाहिए तो मुझे विलयन के भार की जरूरत है, और विलयन का भार हम कहां से लेके आए, तो विलयन का भार हम लेके आएंगे घनत्व से, घनत्व दे रखा है। तो भैया जी देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो हर चीज का जुगाड़ सवाल में ही दिया होता है, बस आपको ढूंढना होता है कि भाई करना कैसे है। सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई होती है, उनको अप्लाई करना होता है। तो यहां पर मैं m सॉल्यूशन पहले निकाल लेता हूं, घनत्व 1.2 और आयतन कितना दे रखा है भैया, 400 ml आपको आयतन दे रखा है, खत्म बात। तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 480 ग्राम। तो पूरे जो है वो विलयन का भार आ गया 480। तो विलायक का भार कितना आएगा, विलायक का भार भैया 480 में से विलय का भार कितना है, 20। तो 20 घटा दो, कितना आया जी, 460 ग्राम। तो यहां पर मैं कितना रखूंगा, 460 रखूंगा। जो चीजें अब कैंसिल होती लग रही है उनको कैंसिल कर दो। ये गया कितना, 30, ये कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। तो ये आया 100 बटे 138, यही अपना क्या है जी, आंसर है। सिंपल सा काम है। इस तरीके से जो हो सवाल आपको मिल सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी पॉइंट पर मैं आ रहा हूं भैया, कि सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है वो होता है एक तरीके से दोनों को आपस में कन्वर्ट करना, कि मोलरता को मोललता में कन्वर्ट करना। कहने का मतलब कैपिटल एम को स्मॉल एम में कन्वर्ट करना, और स्मॉल एम अगर दिया हुआ है तो उसको कैपिटल एम में। ये जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको कैसे करने हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना हो तो आपको क्या करना होता है। इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूं, है ना, कि क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने आपको दे दिया 0.2 मोलल, ठीक है, ग्लूकोज के जलीय विलयन, जलीय विलयन। ये क्वेश्चन जो है ना, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो इससे ज्यादा अलग नहीं है, इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो 0.2 मोलर कैपिटल एम आपको दे रखा है ग्लूकोज के जलीय विलयन का घनत्व है, जैसे आपको दे रखा है 1.2 ग्राम पर सीसी है। तो विलयन की मोलरता दे रखी है, मोललता पूछिए, मोललता ज्ञात कीजिए, है ना। आपको कैपिटल एम दे रखा है, स्मॉल एम आपको पूछा है। देखो क्या करना, बहुत ही आसान और सिंपल सा काम है। कैपिटल एम देके स्मॉल एम पूछ रखा है ना, सीधा सा आसान सा काम है कि भैया 0.2 मोलर ग्लूकोज के जलीय विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर सीसी है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। स्मॉल एम मुझे ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा, जो चीज पूछ रखी है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। देखो आपको जब भी एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना है, कैपिटल एम को स्मॉल एम में, स्मॉल एम को कैपिटल एम में, तो आपको दो काम करने। एक तो जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला लिखो, जो चीज पूछ रखी है उसका फॉर्मूला लिखो, जो चीज दे रखी है उसका मतलब लिखो। ये दो काम आपको करने हैं। मैं यहां पर इसको अलग से लिख देता हूं, है ना। ये जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, है ना, कि भैया आपको जब भी एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में मान लो कन्वर्ट करना है, इसको मैं यहां लिख देता हूं कि एक सांद्रता इकाई को अगर दूसरी सांद्रता इकाई में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हिंट होते हैं ना उनसे ही तो सवाल सॉल्व होते हैं। तो भैया जी कंडीशन ऐसी है, ये तो दिखेगा नहीं ना कलर, कि भाई जब भी एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना हो, दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना हो, ठीक है, तो क्या करना है, बदलना हो तो जो दे रखा है
जो दे रखा है उसका मतलब लिखो, उसका मतलब लिखो। कैसे लिखना वो अभी बताऊंगा मैं, है ना। और जो पूछ रखा है, और जो पूछ रखा है उसका फॉर्मूला लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है जी, कि भैया जो दे रखा है उसका तो मतलब लिख दो, और आपको जो पूछ रखा है ना आप उसका फॉर्मूला लिख दो, आपका काम हो जाएगा। सिंपल सा काम है भैया, ये आपको करना है ना, कि एक सांद्रता इकाई को जब भी दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना हो, ये काम हम करेंगे। अब चलो जी, ये काम कर लिया, कैसे करना है तो पहले वो देख लो। मैं इसको इतना हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये चीजें याद रहे। अब कैसे करना है तो ये समझना कि भैया इसको करना कैसे है, कि भाई आपको क्या दे रखा है, गिवन है ना। गिवन क्या है तो आप देखो जरा, गिवन है 0.2 मोलर, है ना, ग्लूकोज का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन। अब देखना जो दे रखा है उसका मतलब, इसीलिए मैंने कहा था कि जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेफिनेशन के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे। वैसे फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्टली आप मोलरता को स्मॉल एम को कैपिटल एम में या कैपिटल एम को स्मॉल एम में बदल सकते हो, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन कंसेप्ट अगर आप समझ लोगे तो फॉर्मूला आप अपने आप बना लोगे, ये मुझे पता है। तो यही काम आपको यहां पर करना है। देखिएगा क्या करना है कि मुझे मोलरता दे रखी है ना, जो दे रखा उसका मतलब लिखना। तो मोलरता की परिभाषा क्या होती है, कैपिटल एम की परिभाषा, कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। क्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलरता। ठीक है, 1 लीटर में अगर 2 मोल है तो मोलरता 2 हो जाएगी, 1 लीटर में 3 मोल है मोलरता 3, 1 लीटर में n मोल है मोलरता n। तो मुझे बता दो मोलरता कितनी है, 0.2। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल है, 0.2 मोल है। ये इसका मतलब आ गया कि भाई ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब मुझे लिखना था। तो डेफिनेशन से हमने मतलब निकाला कि 1 लीटर विलयन में ग्लूकोज के कितने मोल है जी, ग्लूकोज के 0.2 मोल उपस्थित है, 0.2 मोल उपस्थित है। देखो जैसे वैसे तो जो है वो तनु विलयन जो होता है ना, उसके लिए मोलरता और मोलरता लगभग बराबर ही होती है। आप देख रहे हो कि आंसर जो है 0.2, कैपिटल एम 0.2 दे रखा है, तो हो सकता है कि स्मॉल एम भी 0.2 के आसपास ही आए, लेकिन ऑप्शन मान लो बहुत करीब है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कितना आएगा ये बताना पड़ेगा ना। तो पहला काम है जो दे रखा उसका मतलब लिखते ही आपका आधा काम हो गया। देखो कैसे हो गया आधा काम, कि अब स्मॉल एम जो चीज पूछ रखी है उसका फॉर्मूला, तो स्मॉल एम का फॉर्मूला विलय का भार बट्टे अणुभार, और ये आया विलायक का भार। अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या लगाऊंगा, 1000 लगाऊंगा। आप देखो भार बट्टे अणुभार क्या है, ये विलय के मोल है, और हमारे पास विलय के मोल आ चुके हैं, कितने आ चुके हैं, 0.2। हो गया ना आधा काम, कि भाई आधा काम तो यहीं पर हो गया आपका, कि अगर आपने जो है ये कर दिया, मतलब लिख दिया, तो आधा काम तो यही हो गया कि मोलरता बराबर जो है मैं बोलूंगा, ऊपर तो आया विलय के मोल 0.2, नीचे 1000 आ गया। अब मुझे केवल किसका जुगाड़ करना है जी, डब्लू ग्राम का जुगाड़ करना है, मुझे विलायक का भार निकालना है। इसमें ये दो ही चीजें तो अननोन थी, ऊपर तो विलय के मोल, नीचे विलायक का भार, दो ही चीजें अननोन थी। एक चीज मेरे पास आ चुकी है, एक मुझे निकालना है। और विलायक का भार कहां से निकालेंगे, तो जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है भैया, ये वाला कंसेप्ट, इससे आप क्या कर सकते हो, विलायक का भार याद कर सकते हो। तो मैं विलायक का भार ज्ञात करने के लिए पहले W सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, अभी बताया था, मास और वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना आ जाएगा, घनत्व दे रखा जी 1.2, और आयतन, अब देखो विलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर, विलियन का आयतन 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब कितना हो गया जी, 1000 ml। तो ये हमारे पास घनत्व आ गया 1200 ग्राम। मुझे तो किसका घनत्व चाहिए, मुझे तो विलायक का घनत्व चाहिए। तो भैया विलय का भार इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो पहले विलय का भार निकालो। मेरे पास विलय कौन है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का भार तो नहीं दिया है, लेकिन भैया ग्लूकोज के मोल दे रखे हैं, कितने मोल है, 0.2, ये ग्लूकोज के मोल है, इतने मोल है ग्लूकोज मेरे पास, 0.2 मोल है ग्लूकोज, है ना। तो 0.2 मोल है, तो एक मोल का भार होता है कितना, 180 ग्राम ग्लूकोज के केस में। तो 0.2 मोल का भार कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो W विलायक चाहिए, मुझे तो विलायक के भार की जरूरत है। तो विलायक के भार के लिए मैं क्या करूंगा, विलियन के भार में से विलय का भार माइनस करूंगा। ये आ गया जी कितना, 1164। यहां पर मैं कितना रखूंगा जी, 1164 रखूंगा। तो ये आ गया 200 डिवाइड बाई 1164। एक काम करते हैं, इसको कंप्लीटली हम सॉल्व करके देखते हैं, देखिए कितना आता है ना।
कंप्लीटली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो कितना आया, ये आया 200 डिवाइड बाय कितना 1164। तो आप देखो कितना आ रहा है 0.17 आ रहा है, 0.17 मोलल। अब 0.17 तो आया, चलो ठीक है 0.17, लेकिन वही बात है ना कि अति तनु विलयन या तनु विलयन है तो लगभग दोनों बराबर ही होंगे, लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हालांकि जो है वो ऑप्शन, अगर जब एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना है तो भैया ऑप्शन बहुत क्लोज देगा। एक ऑप्शन दे दिया आपको 0.2 ही दे दिया मान लो, दूसरा ऑप्शन जो है 0.19 दे दिया, तीसरा ऑप्शन जो है 0.24 दे दिया, एक ऑप्शन 0.17 दे दिया, तो फिर आपको अब कंप्लीटली ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास कंसेप्ट को मत भूलना, कंसेप्ट ये है एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना हो तो जो दे रखा है उसका मतलब लिखो और जो पूछ रखा है ना उसका फॉर्मूला लिखो, ये ही कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिएगा इसका उल्टा काम करते हैं, इसका उल्टा करते हैं ना कि भाई उल्टा काम नहीं, मतलब इसका उल्टा करते हैं कि स्मॉल एम दे रखा है कैपिटल एम पूछ रखा है ना, ऐसा हमें करना है। जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं, 0.2 मोलल ग्लूकोज के जलीय विलयन का घनत्व है ना, यदि वही 1.2 ग्राम पर सीसी है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कैपिटल एम ज्ञात करना है इस बार, है ना। तो बहुत ही आसान सिंपल सा काम है कि भाई कंसेप्ट यही है, जो चीज़ गिवन है सबसे पहले हम उसका मतलब लिखेंगे। तो गिवन क्या है इस बार? गिवन है 0.2 मोलल ग्लूकोज का जलीय विलयन, ये चीज़ आपको गिवन है, जलीय विलयन, है ना। तो इसका सबसे पहले मतलब लिखो 0.2 मोलल। अच्छा एक चीज और कि अगर ये मेंशन नहीं कर रखा है कि विलायक क्या है तो हमें विलायक क्या लेना है, जल ही लेना होता है, ये तो डाउट करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब देखो क्या मतलब है इसका डेफिनेशन, मोललता दे रखी है ना, स्मॉल एम दे रखा है, तो मोललता की परिभाषा क्या होती है कि भाई 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, कि 1 kg विलायक में अगर विलय के 2 मोल उपस्थित है तो मोललता हो जाएगी 2। 1 kg विलायक में अगर 4 मोल उपस्थित है विलय के तो मोललता 4, एक में जो वो n मोल उपस्थित है तो मोललता n। और भैया यहां पर मोललता कितनी दे रखी है? 0.2 दे रखी है। इसका मतलब 1 kg विलायक में कितने मोल उपस्थित होंगे? 0.2 मोल उपस्थित होंगे। तो ये मैं लिख देता हूं, इसका मतलब ये है कि 1 kg विलायक में 1 kg विलायक, और विलायक कौन है? पानी। तो 1 kg जल में, ठीक है, विलय के कितने मोल है जी? 0.2 मोल है, विलय के 0.2 मोल उपस्थित है। ठीक है, चलो जी ये हुई एक बात, है ना, ये मैंने मतलब लिखा। तो विलय के मोल आ गए, विलय कौन है? ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल वही 0.2 है, तो मतलब तो आ गया। अब मतलब के बाद में दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम करना, जो चीज पूछ रखी है उसका फॉर्मूला लिखो। क्या पूछा है जी? अब मोलरता पूछिए, कैपिटल एम, कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या है? दिया गया भार बट्टे अणुभार, नीचे आयतन अगर ml में आता है तो ऊपर क्या लगा दो जी? 1000 लगा दो, है ना। अब ये भार बट्टे अणुभार वापस से क्या है? मोल। देखो मतलब लिखते ही आधा काम हो गया। तो विलय के मोल तो कितने हैं? विलय के मोल है 0.2, तो 0.2 गुणा 1000। अब नीचे केवल किसका जुगाड़ करना है मुझे? वॉल्यूम का जुगाड़ करना है। हो गया ना, दो ही तो चीजें अननोन है, एक तो मोल चाहिए, एक आयतन चाहिए। तो मोल तो आ गया मतलब लिखते ही। अब मुझे आयतन की जरूरत है, आयतन कैसे निकालूंगा? वही घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो आयतन बराबर द्रव्यमान बट्टे घनत्व है। भैया घनत्व क्वेश्चन में दे रखा है, अब मुझे विलियन के भार का जुगाड़ करना है। अब इस बार मुझे m चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका, विलियन का भार निकालने का तरीका, दो चीजें, विलय का भार चाहिए और विलायक का भार चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो मैं m सॉल्यूट निकाल लेता हूं, विलय का भार। भैया विलय के मोल कितने हैं? 0.2 मोल है विलय के, है ना। और 1 मोल विलय का भार ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज का भार कितना? वही 180, तो ये तो आया 36 ग्राम। फिर भैया m सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का भार कितना आएगा? क्वेश्चन में देखो जरा कि हमने विलायक का भार निकाल लिया है 1 kg, मतलब लिखते ही आंसर आता है ना। तो 1 kg है, 1 kg बोले तो कितना? 1000 ग्राम। तो मुझे बताओ m सॉल्यूशन पूरे विलियन का भार कितना आ जाएगा? 1000 तो विलायक हो गया, 36 ग्राम विलय हो गया, तो ये आया कितना? 1036। हो गया काम। अब मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका ये तो है 1036, घनत्व दे रखा है 1.2 ग्राम पर सीसी में है, तो वॉल्यूम भी सीसी में यानी कि किस में आएगा? ml में। रख दो यहाँ पर वैल्यूज, तो ये आया नीचे तो 1036, ऊपर कितना चला गया भैया? 1.2। यही अपना आंसर है। सिंपल सा काम है, सीधा सा काम है भैया।
पहले वाला हाँ ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। तो इसको जो है वो आप सॉल्व कर लो, कितना आता है, ये आ जाएगा 12, है ना, और ये 2 तो 240 हो जाएगा ऊपर, 240 डिवाइड बाय नीचे आएगा कितना, 1036। यही अपना आंसर है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंसेप्ट को पकड़े रहो हमेशा, है ना। एक सांद्रता इकाई को दूसरे में बदलना, जो दे रखा है उसका मतलब, जो पूछ रखा है उसका फॉर्मूला। अब इतनी चीजें हमने सीखी, देखो 2 क्वेश्चन से हमने सीखा ना कि कैपिटल एम को स्मॉल एम में कैसे करना है, स्मॉल एम को कैपिटल एम में कैसे करना है। इसी चीज को हम एक फॉर्मूले में आपको कि सर हमारे तो जो बस की बात नहीं, फॉर्मूला बता दो, वो फॉर्मूला आपको खुद को डिजाइन करना है, खुद को बनाना है। मैं इसी चीज को एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूं तो भैया देखो जरा कि एक फॉर्मूला निकल के आएगा। जैसे इसको भी हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख देते हैं, ठीक है। 1 विलियन की मोलरता कैपिटल एम है यदि विलियन का घनत्व d ग्राम पर ml है तथा विलेय का अणुभार mw है, तो विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, है ना। कि भाई अब तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन किए, सांद्रता इकाई में अंतर परिवर्तन या सांद्रता इकाइयों को आपस में बदलने वाले जो 2 सवाल हमने किए, उसी को मैंने क्या कर दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखकर मैंने आपको ये पूछ लिया कि भैया अब दोनों में रिलेशन, कहने का मतलब एक फॉर्मूला हमें डेराइव करना है। और वही काम, सबसे पहला काम है, गिवन क्या है, गिवन क्या है भैया, आपको गिवन है विलियन की मोलरता कैपिटल एम, है ना। तो विलियन की मोलरता कितनी है जी, ये है कैपिटल एम। मतलब लिखो, मतलब क्या होता है मोलरता का, कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर में जितने मोल होंगे उतनी मोलरता होती है। तो भैया 1 लीटर में कितने मोल होंगे, इस बार m मोल होंगे। तो इसका मतलब यह है कि m मोल विलय, देखो एक फॉर्मूला आएगा जो याद रखना आपको, अगर रख सकते हो तो, बाकी कंसेप्ट तो यही है ना। m मोल विलय 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, ठीक है, ये है ना। अब जो पूछा है उसका मतलब लिखो, तो स्मॉल m मुझे निकालना है, तो स्मॉल m का मतलब विलय के मोल या दिया गया भार बटे अणुभार, और नीचे क्या आ जाएगा भैया, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। अगर ml में हो तो ऊपर क्या लगा दोगे, 1000 लगा दोगे, यही तो होगा। तो भार बटे अणुभार क्या हो गया, मोल हो गया। तो मैं स्मॉल m बराबर, ये आ गया भैया ऊपर कैपिटल M इंटू 1000, तो 1000 कैपिटल M, ठीक है, डिवाइड बाय। अब भैया हमें एक ही चीज का जुगाड़ करना है, नीचे आयतन का जुगाड़ हो गया तो अपना काम हो गया। तो भैया आप देखो कि वही बात, वॉल्यूम अगर ml में निकालना है तो ये आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और नीचे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो आयतन बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान बटे घनत्व। सिंपल सा काम है। अब देखो जी, मुझे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इसमें 2 चीजें आएगी, है ना, बराबर क्या बोलूंगा, मास ऑफ विलय का भार प्लस विलायक का भार, यही होगा ना, यही तो होगा, विलय प्लस विलायक का भार, है ना। अब आप देखो कि भाई विलय का भार कहां से लेके आऊं, तो मेरे पास विलय के मोल है, कितने हैं जी, m मोल है ना। और 1 मोल का भार कितना होता है, अणुभार के बराबर होता है। तो यहां पर मैं सबसे पहले जो m विलय निकाल लेता हूं। 1 मोल का भार होता है अणुभार के बराबर, तो m मोल का भार हो गया m इंटू mw। विलय का अणुभार दे रखा है, कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट mw दे रखा है। 1 मोल का भार mw के बराबर, जैसे ग्लूकोज के 1 मोल का भार 180, तो 0.2 मोल का भार अभी हमने कितना किया था, 0.2 गुणा 180। ठीक वैसे विलय के 1 मोल का भार है mw, तो m मोल का भार कितना आ गया, m इंटू mw, की किसी भी पदार्थ के 1 मोल का भार अणुभार के बराबर। विलय का भार आ गया भैया, विलायक का भार m विलायक, मुझे विलायक का भार चाहिए, है ना। तो आप देखो कि विलायक का भार 1 लीटर विलियन है। अच्छा ओके, मुझे तो विलायक के भार की जरूरत है ना, विलायक के भार की जरूरत तो मुझे पड़ेगी। तो अब आप देखो जरा कि पूरे विलियन का भार कितना होगा, है ना। तो m विलायक तो मुझे निकालना है, ओके ओके ओके, मैंने मिस्टेक कर दी ना। मुझे तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें तो स्मॉल m निकालना था, तो नीचे स्मॉल m के लिए
यहाँ W आएगा, W ग्राम। विलायक का भार आएगा ना, तो हमें तो विलायक का भार ज्ञात करना है, और विलायक का भार ज्ञात करने के लिए वही हमें जो विलयन का भार चाहिए। तो विलयन के भार में से मैं अगर विलय का भार माइनस कर दूंगा तो विलायक का भार आ जाएगा। तो आप देखो जरा कि भैया मेरे को चाहिए ना m सॉल्वेंट, विलायक का भार चाहिए। तो अब आप देखिएगा विलायक का भार, तो विलयन का भार कितना आएगा, m सॉल्यूशन है ना, ये आ जाएगा। घनत्व कितना दे रखा है d, और आयतन दे रखा है कितना, 1 लीटर। तो ml में बदलना पड़ेगा क्योंकि घनत्व किसमें, ग्राम पर ml में। तो भैया ये आ जाएगा 1 लीटर का मतलब 1000 ml, और ये आ जाएगा इंटू डी। पूरे विलियन का क्या आ गया, भार आ गया 1000 इंटू डी। तो विलियन के भार में से मैं काम करता हूं, विलय का भार माइनस कर देता हूं, और विलयन का भार कितना है, m इंटू एम डब्ल्यू, विलय का भार है ये, है ना। तो यहां पर रख दो कितना, 1000 डी माइनस m इंटू एम डब्ल्यू। ये लो जी, ये हमारे पास दोनों में एक रिलेशन आता है ना, कि भाई मोलरता देकर मोललता पूछे तो आप ये फॉर्मूला जो अभी हमने 2 सवाल किए थे वो दोनों सवाल इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो आप, दोनों सोल्व हो जाएंगे। कि कैपिटल M दे रखा है तो कैपिटल M यहाँ रख दो और स्मॉल m आ जाएगा इसी फॉर्मूले से, और अगर स्मॉल m दे रखा है तो स्मॉल m यहाँ रख दो, कैपिटल M आ जाएगा। ये सवाल जो है वो मतलब इसी तरीके का मोलरता और मोललता में रिलेशन पूछा गया, एक बार जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में जो हो ये ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो आप जो हो इसको ध्यान में रखिए, या तो फॉर्मूला याद रख ले, या अदरवाइज जो टेक्निक है, टेक्निक तो ये है आपके सामने कि एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना हो तो जो चीज़ दे रखी है उसका मतलब लिखो, जो चीज़ पूछ रखी है उसका फॉर्मूला लिखो। तो दैट्स ऑल अबाउट मतलब जो मोललता है उसके बारे में हमने सारी चीज़ें सब चीज़ों की बात कर ली है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जो अगली सांद्रता इकाई है अपनी उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली सांद्रता इकाई हमारे पास आती है जी मोल भिन्न। ठीक है, मोल भिन्न, देखो जी मोल भिन्न क्या होती है ना, इसके कई नाम होते हैं, मोल भिन्न है, ठीक है, या इसको जो है मोल अंश बोलते हैं, मोल अंश, या मोल प्रभाज भी बोला जाता है, मोल प्रभाज। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, या फिर इसको हम इस सिंबल काई से इसको प्रदर्शित करते हैं। आप एक्स भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो। कोई पेपर में जो साउंड रिकॉर्डर नहीं लिखा होता कि भाई इसने इसको कैसे पढ़ा है या कैसे बोला है। ठीक है, मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज क्या चीज होती है ये आप समझना कि ये क्या है। तो भैया जी देखो जरा कि जैसे मैं आपको पूछूं प्रतिशतता का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशतता का मतलब, तो आप कहोगे सर प्रतिशतता का मतलब कोई चीज 100 में से कितनी है ना। कि जैसे मान लो कि 20% है तो आप कहोगे कि सर 100 में से कितना है 20। जैसे मान लो 80% है तो आप कहोगे सर 100 में से कितना है 80 है। तो जैसे प्रतिशतता का मतलब होता है कोई चीज 100 में से कितनी है, ठीक ऐसे ही मोल भिन्न का मतलब होता है कोई चीज 1 में से कितनी है। अगर 1 में से जो हो कोई चीज 0.2 है तो मोल भिन्न आ गई 0.2। 1 में से जो कोई चीज 0.6 है तो मोल भिन्न आ गई कितनी, 0.6, है ना। तो ये है हमारे पास कंडीशन कि कोई चीज 1 में से कितनी है। मोल भिन्न आपको क्या बताती है, पहला काम मतलब ही लिखना होता है, ध्यान रखना। जैसे अभी मैंने कहा ना कि एक सांद्रता इकाई को दूसरे में बदलोगे तो पहला काम है जो चीज दिया उसका मतलब लिखना। तो मोल भिन्न का ये मतलब होता है क्या, कि कोई चीज 1 में से कितनी है। ठीक है, अब निकालते कैसे है, तो आपको इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि किसी विलयन में कोई भी सॉल्यूशन है, किसी विलयन में किसी घटक की मोल भिन्न, किसी घटक की मोल भिन्न, है ना, कि किसी भी घटक की जो मोल भिन्न होगी विलयन में उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों के अनुपात के बराबर, कुल मोलों के अनुपात के बराबर होती है ना। ये एक लाइन है जो कि आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है ना। अब इस लाइन का मतलब मैं आपको बताता हूं कि भैया क्या कंडीशन है। मान लो एक कोई सॉल्यूशन है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो 3 चीजें हैं हमारे पास, ए है,
इस कंटेनर में बी है और इस कंटेनर में सी है, और इनके मोल जो है ना वो क्रमशः है मेरे पास Na, इसके मोल आ गए Nb और इसके मोल आ गए Nc। मैं कहता हूं टोटल मोल कितने हैं सॉल्यूशन में, तो टोटल मोल हो गए जी Na प्लस Nb प्लस Nc। ये हमारे विलयन में कुल मोलों की संख्या हो गई Na प्लस Nb प्लस Nc, है ना। अब आप समझो जरा कि यहां से आपको जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मान लो मुझे ए की मोल भी निकालनी है, ठीक, कि ए की मोल भी निकालने की किसी विलयन में किसी घटक की मोल भिन्न विलयन में उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होती है। सिंपल सा काम। मोल भिन्न में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि खुद का डिवाइड बाय सबका, खुद का बट्टा सबका, है ना, कि खुद के मोल जिसकी भी मोल भिन्न आपको ज्ञात करनी है डिवाइड बाय टोटल मोल, सबके मोल। जैसे ए की मोल भिन्न मुझे ज्ञात करनी है तो खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, एनटी, है ना, और एनटी का मान कितना आ गया Na प्लस एनबी प्लस एनसी। ऐसे ही मुझे अगर बी की मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो खुद का बटा सबका, मुझे अगर सी की मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो खुद का बटा सबका। सिंपल सा काम है मोल भिन्न, यही तरीका है कि जिस घटक की मोल भिन्न ज्ञात करनी हो उसके मोल अनुपात घटक के सभी मोलों की संख्या का अनुपात, टोटल मोल। तो मोल भिन्न जब भी ज्ञात करनी हो केवल एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, खुद का बटा सबका। मैं काम करता हूं, ये जितने भी घटक है इन सब की मोल भिन्नों को जोड़ के देखता हूं। कहने का मतलब XA प्लस XB प्लस XC बराबर XA का मान कितना था Na अपॉन NT, XB का मान कितना था NB अपॉन NT, XC का मान कितना था NC अपॉन NT। मैं काम करता हूं सबको जोड़ता हूं, तो यहां पर एलसीएम कितना आया जी NT, है ना, और ये Na प्लस NB प्लस NC, और हमें पता है कि Na प्लस NB प्लस NC ये किसके बराबर है, ये जो है वो NT के तो बराबर, तो NT से NT क्या हुआ कैंसिल, तो XA प्लस XB प्लस XC ये कितना आ गया जी, ये 1 आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो मोल भिन्न है अपने पास किसी भी विलयन में जितने भी घटक है उन सब की मोल भिन्नों का योग हमेशा कितना होता है जी, 1 होता है। और यही मैंने आपको कहा था कि भाई कोई चीज एक में से कितनी है, कि भाई सब मिलाकर अगर 1 है तो 1 में से A का हिस्सा कितना है वो मोल भिन्न है, कि सब मिलाकर अगर 1 मोल है तो 1 मोल में से B का हिस्सा कितना है, 1 में से B का कितना मोल है वो मोल भिन्न है किसकी, B की। सब मिलाकर अगर 1 मोल है तो 1 में से C का हिस्सा कितना है वो मोल भिन्न है किसकी, C की। तो आपको याद यहां पर ये रखना है कि भाई एक विलयन में जितने भी घटक होते हैं ना, कि एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों की, जितने भी घटक हैं सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग, मोल भिन्नों का योग, ठीक है, कि एक विलयन में जितने भी घटक है सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग सदैव क्या होता है, सदैव 1 होता है। ये हमारे पास एक कंडीशन है, ये बात है कि भाई जितने भी घटक होते हैं सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब ये जो चीज हमने पढ़ी है इसी पर देखो जरा, एक सिंपल सा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं, है ना, कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक विलयन में आपको कुछ चीजें दे रखी है, जैसे 90 ग्राम ग्लूकोज, फिर आपको दे रखा है जी 120 ग्राम यूरिया तथा 180 ग्राम जल उपस्थित है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, मोल भिन्न से जल उपस्थित है। तो विलयन में प्रत्येक घटक, विलयन में प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो भी है हमें क्या करना है, हर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन यहाँ पर बतानी है जी, है ना। देखो कि हर एक घटक की मोल भिन्न हमें ज्ञात करनी है, तो मोल भिन्न निकालने के लिए हमें तो सब घटकों के पहले मोल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास देखो क्या क्या है, 3 चीजें हैं जी। ये सॉल्यूशन है ना, इसमें 90 ग्राम तो क्या है, ग्लूकोज है, 90 ग्राम ग्लूकोज है। तो मैं सबसे पहले इसके मोल निकाल लेता हूँ। तो ग्लूकोज के मोल कितने आएंगे, खुद का भार बटे अणुभार, दिया गया भार बटे अणुभार 180, इसके मोल आ गए कितने, 1/2। फिर दूसरा है भैया इसमें 120 ग्राम यूरिया,
तो यूरिया का कितना आ जाएगा, दिया गया भार बटे अणुभार कितना है 60, इसका आ जाएगा 2। फिर तीसरी चीज़ है इसमें 180 ग्राम जल, तो जल के मोल कितने आ जाएंगे, दिया गया भार बटे अणुभार कितना है 18, इसके आ जाएंगे कितने 10। हो गया काम। तो भैया एक तरीके से मेरे पास यहाँ पर एन टोटल अगर मैं निकालूं, एन टोटल तो 10 और 2 12 और 12.5, 12.5 का मतलब हो गया 25/2। ये लो जी, ये हमारे पास जो एन टोटल आ गए। अब जिस भी घटक की मोल भिन्न आपको निकालनी है, जैसे मुझे सबसे पहले एक्स ग्लूकोज निकालना है, तो ग्लूकोज के मोल भैया खुद के मोल डिवाइड बाय सब के मोल कितने हो गए 25/2, तो भैया 1/25। ये लो जी, ग्लूकोज के मोल भिन्न जो है ना 1/25 आएगी। फिर मुझे ऐसे यूरिया की मोल भिन्न निकालनी है, तो खुद के मोल कितने हैं जी 2 डिवाइड बाय सब के मोल 25/2, तो इसकी कितनी आएगी 4/25। ठीक है। और ऐसे मुझे एक्स वाटर H2O के लिए निकालना है, तो खुद के मोल कितने हैं 10 और सबके मोल कितने हैं भैया 25/2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20/25। आप देखो जरा इन तीनों को जोड़ के देखो, है ना, ये और ये, इन तीनों को जोड़ के देखो, इन तीनों को जोड़ने पर अगर एक आ रहा है तो अपना सही, अदरवाइज हमने कुछ मिस्टेक करी है। तो ये सीधा सा काम है। एक तो आपको क्या करेगा, मोल भिन्न, डायरेक्टली मोल भिन्न पूछ लेगा, और दूसरा वही बात कि भाई आपको सांद्रता इकाइयों अंतर परिवर्तित करने वाला है। मान लो स्मॉल एम दे रखा है, मोल भिन्न पूछ ली, या मोल भिन्न देकर स्मॉल एम पूछ लिया, कैपिटल एम पूछ लिया, है ना। तो अब देखो जरा इसी पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखिएगा जरा। कन्वर्जन वाला कंसेप्ट तो मैंने अभी बताया था आपको। तो भैया कन्वर्जन वाला सवाल ऐसा है कि आपको ये दे दिया कि 1 विलियन या एथेनॉल, है ना, एथेनॉल के एक जलीय विलयन में एथेनॉल की मोल भिन्न, यह आपको दे रखी है 0.4 है। ठीक है, एक जलीय विलयन में एथेनॉल की मोल भिन्न 0.4 है। तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। स्मॉल एम ज्ञात करना है ना, ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है, ठीक है। अब वही बात है कि यार एक सांद्रता इकाई को हमें दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना है, और एक सांद्रता इकाई को जब भी दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना हो, जो चीज दे रखी है उसका मतलब लिखोगे, और जो चीज पूछ रखी है उसका फॉर्मूला। गिवन क्या है भैया जी, आप ये समझो एक ऐसा सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें एथेनॉल XC2H5OH, इसकी मोल भिन्न है 0.4, और जलीय विलयन है, यानी कि सॉल्यूशन में दो चीजें, एक तो वाटर होगा, एक एथेनॉल होगा। तो भैया साथ में जो है वो वाटर भी है, तो मुझे बताओ वाटर की मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.6। तो दो सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें इसका मोल अपने पास मतलब इसकी मोल भिन्न 0.4 है, और तो वाटर की 0.6 कैसे कि दोनों को मिला के एक है, तो एक 0.4 तो दूसरा 0.6 होगा। अब भाई मोल भिन्न का मतलब क्या है, मोल भिन्न का मतलब ये होता है कि कुल मोलों की संख्या अगर मेरे पास 1 है ना, तो उसमें से एथेनॉल का मोल 0.4 है और वाटर का मोल 0.6 है। यानी अब हमें ये मान के चलना है कि एक ऐसा विलयन है मेरे पास, उस विलयन में एथेनॉल का मोल तो है कितना 0.4, और उस विलयन में वाटर का मोल जो है वो कितना है 0.6। खत्म बात, है ना। और 0.4 है तो ये तो हो गया क्या, विलय हो गया, और ये हो गया क्या, विलायक हो गया। ठीक है। अब भैया ये तो आ गया मतलब कि मोल भिन्न दे रखी है ना, तो आप ये मान लो कि एक ऐसा विलयन है मेरे पास जिसमें इतने मोल तो एथेनॉल है, इतने मोल किसके हैं, जल के हैं। अब मुझे स्मॉल एम ज्ञात करना, तो स्मॉल एम का फॉर्मूला लिखो। तो मोललता क्या होता है जी, दिया गया भार बटे अणुभार, और यहाँ W विलायक, ग्राम में हो विलायक का भार, तो ऊपर हम क्या लगाते हैं भैया जी, ऊपर लगाते हैं कितना 1000, है ना। तो भैया देखो जरा, ये दिया गया भार बटे अणुभार मोल हो गया, तो विलय के मोल कितने 0.4, है ना, ऊपर 1000, और नीचे अब विलायक का भार, विलायक का भार भैया 0.6 है ना, इसकी मोल भिन्न कितनी है 0.6, या इसके मोल कितने, जल के मोल है 0.6, मुझे तो भार चाहिए, जल के 1 मोल का भार होता है कितना 18 ग्राम, तो 0.6 मोल का भार कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 0.6 से, सिंपल सा काम है। ये लो जी, है ना, ये गया 2/3, तो ये आ जाएगा 55.5 गुणा 2 डिवाइड बाई 3, कहने का मतलब ये हमारे पास आ जाएगा कितना 111/3। ये ही अपना क्या है, आंसर है। ये काम करना है, सीधा सा काम है कि मोल भिन्न दे रखी है, मोललता पूछ रखी है, मोल भिन्न को ही किसकी तरह मान लो, मोल की तरह मान लो। लेकिन ध्यान रखना, ये विलय और विलायक में गड़बड़ मत कर देना। मैं सेम सवाल आपको एक और बताता हूं, है ना,
जहां पर जो है वो अक्सर लोग गड़बड़ी करते हैं ना। मैंने जब सांद्रता इकाइयां शुरू करी थी पिछले चैप्टर में, ठीक है, लेक्चर नंबर, मेरे ख्याल से मैंने आज लेक्चर नंबर गलत लिख दिया, 11 की जगह 12 में एक बार चेक कर लेता हूँ। आज लेक्चर नंबर ये है अपना 12, ठीक है, सही कर देता हूँ इसको। लेक्चर नंबर है भैया 12, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 11 में जो है जब हमने शुरू किया था ये, तब मैंने बताया था कि यार आपको सॉल्यूशन में ये विलय और विलायक जो पता होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण कई बार सवाल अपना गलत हो जाता है। तो देखो जरा कि क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं ना, एथेनॉल के एक जलीय विलयन में इसकी मोल भिन्न, ये इस बार आपको दे दी 0.8 है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ऐसी कंडीशन है। अब देखो देखने में बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन इन दोनों में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस कहाँ है तो अभी आएगा। पहले तो मैंने क्या कहा कि जो चीज दे रखी है उसका मतलब लिखो। तो दे क्या रखा है, क्या चीज गिवन है, एक ऐसा सॉल्यूशन गिवन है जिसमें भैया एथेनॉल की मोल भिन्न दे रखी है 0.8। तो मुझे बता दो वाटर की मोल भिन्न कितनी आ जाएगी, वाटर की मोल भिन्न आ जाएगी 0.2। और मैंने कहा कि भाई इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक ऐसा विलियन है, उस विलियन में एथेनॉल के मोल तो कितने आएंगे, एथेनॉल के मोल तो आ जाएंगे 0.8, और उस विलियन में वाटर के मोल कितने आएंगे, वाटर के मोल आ जाएंगे 0.2। ये कंडीशन है। इसका मतलब इसके मोल ज्यादा है, जिसके मोल ज्यादा है वो विलायक है, तो ये इस बार विलायक है, और पानी कम है तो ये क्या होगा जी, ये विलय होगा। ये यहां डिफरेंस आ गया विलय और विलायक में। अब भैया मुझे अगर जो है वो मोललता ज्ञात करनी है तो दिया गया भार बटे अणुभार, ये विलय के मोल, और नीचे जो है वो मैं विलायक का भार लिखता हूं। नीचे अब क्या आएगा, विलायक का भार, अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या लगाऊंगा 1000। तो भैया विलय के मोल, ये तो है विलय के मोल, अब विलय के मोल कितने हैं 0.2 है इंटू 1000 ना। कि हम हर बार क्या कर रहे हैं, अगर पानी को हर बार आपने विलायक ले लिया, हाँ मेंशन नहीं होता या रेशो इस तरीके का दे रखा होता कि पानी ज्यादा होता तो हम पानी को हमेशा विलायक लेते हैं, या मान लो दोनों बराबर होते तब भी हम पानी को क्या लेते हैं, विलायक लेते, है ना। लेकिन भैया यहां पर तो जो है वो पानी को हमें विलय मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ऊपर तो हमारे पास विलायक के मोल आ गए, अब नीचे मुझे विलायक का भार ज्ञात करना है, विलायक का भार लिखना है। तो भैया एथेनॉल के एक मोल का भार अणुभार के बराबर होता है। तो एथेनॉल का अणुभार कितना आ गया, 24 और 36 और 46 हो गया। तो ये आ गया भैया, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो ये आया इस बार 1000, है ना, या फिर 250/46, 250 डिवाइड बाई 46, ये आंसर जाएगा। तो कई बार जो विलय विलायक को पहचानने के चक्कर में भी मिस्टेक हो जाती है। यहां से एक और सवाल बनता है कि भाई आपको अगर मान लो मोल भिन्न देकर मोललता पूछ ले, ये तो कंडीशन ऐसी कि मोललता पूछिए, अच्छा ये तो जो है वो कंडीशन ऐसी मोल भिन्न देकर मोललता पूछिए। अब ऐसी है कि मोललता देकर मोल भिन्न पूछ ले, जैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन हम करते हैं कि भैया जैसे मान लो आपको पूछ लिया यूरिया के 0.2 मोलल जलीय विलयन में, इसको 0.1 कर देता हूं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 0.1 मोलल जलीय विलयन में यूरिया की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है कि यूरिया के 0.1 मोलल जलीय विलयन में आपको मोल भिन्न ज्ञात करनी है, यूरिया की मोल भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भैया मेरे कि सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसका मतलब लिखो, 0.1 मोलल जलीय यूरिया का विलयन, है ना, या गिवन क्या है, गिवन है यूरिया का 0.1 मोलल जलीय विलयन, ये आपको दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया 0.1 मोल यूरिया, 1 मोल यूरिया, है ना, विलायक का कितना 1000 ग्राम जल में उपस्थित है। डेफिनेशन से जल में उपस्थित है, डेफिनेशन से हमने जो है वो ये मतलब निकाला इसका,
कि 0.1 मोल यूरिया, वही बात कि भाई 1 केजी विलायक में जितना मोल उपस्थित है वही मोललता होती है। तो यहां मोललता 0.1 है, तो इसका मतलब क्या है, 1 केजी विलायक, 1 केजी जल, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम जल में यूरिया का 0.1 मोल उपस्थित है। तो खत्म बात। अब देखो जरा, मेरे पास यूरिया का मोल आ गया, कितना आया 0.1। मेरे पास जल के मोल आ जाएंगे कितने, 1000/18। 1000/18 का मतलब कितना हो गया जी, ये 55.5 हो गया। ठीक है, दोनों के मोल आ गए। और मोल भिन्न ज्ञात करने का एक ही तरीका, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल। तो यहां से जो मैं अगर यूरिया की मोल भिन्न निकालूं तो खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल कितने हो जाएंगे, 55.6 हो जाएंगे। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये है भैया एक तरीके से हमारे पास क्या, सांद्रता इकाइयों में दो हमने पढ़ ली, मोललता और मोल भिन्न। इससे पहले मोलरता हमने कवर कर ली। अगली सांद्रता इकाई की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो भी जो उसके बारे में थोड़ा सा तो हम पढ़ लेते हैं, बाकी डिटेल में तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अगली जो सांद्रता इकाई है भैया, इसके बाद देखो मैं सारे जितने भी क्वेश्चन पैटर्न बनते हैं ना, सारे पैटर्न करवाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी बाकी तो भैया आपकी प्रैक्टिस पर है ना, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप इस पर करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और उतनी ही ज्यादा शार्पनेस आएगी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने में, उतना ही कम टाइम फिर आपको अटेंशन में लगेगा और फिर उतना ही ज्यादा टाइम एग्जाम में बचेगा, है ना। तो चौथा है अपने पास प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक है, परसेंटेज। तो भाई प्रतिशतता का क्या मतलब होता है, तो अभी मैंने कहा था कि परसेंटेज का मतलब कोई चीज 100 में से कितनी है, जैसे मोल भिन्न का मतलब कोई चीज 1 में से कितनी है, वैसे ही प्रतिशतता का मतलब क्या होता है, कोई चीज 100 में से कितनी है। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशतता बोलते हैं। तो भैया ये प्रदर्शित करता है कि मान लो, अच्छा कोई चीज है कि भाई प्रतिशतता में अगर हम देखें, परसेंटेज में 3 तरीके की मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि परसेंटेज जो 3 तरीके की होती है। एक तो होती है भैया जिसको हम बोलते हैं W/V, ठीक है, W/V प्रतिशतता, ठीक है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं जी W/W परसेंटेज, ठीक है। और एक होती है जिसको हम बोलते हैं V/V परसेंटेज। हालांकि V/V परसेंटेज बहुत कम काम में आती है, लेकिन फिर भी हमें तो तीनों देखने हैं। तो आप समझो जरा कि W का मतलब है भार और V का मतलब है आयतन। तो हमने जितनी भी सांद्रता इकाइयां पढ़ी है उनमें ऊपर वाली चीज किसकी होती है, ऊपर वाली चीज विलय की, नीचे वाली चीज होती है विलयन की। केवल और केवल एकमात्र मोललता ही ऐसी सांद्रता इकाई है जिसमें नीचे वाली चीज विलायक के लिए काम में आती है, बाकी सब में ऊपर वाली चीज विलय के लिए, नीचे वाली विलयन के लिए। यहां पर भी ऊपर जो लिखा है वो विलय को प्रदर्शित करता है, नीचे वाला विलयन को प्रदर्शित करता है। डब्ल्यू का मतलब भार और वी का मतलब क्या है, आयतन है। तो यहां पर मैं बोलूंगा ऊपर तो हमारे पास आएगा भैया विलय का भार और नीचे हमारे पास क्या आएगा, विलयन का भार या विलयन का आयतन। वी है तो नीचे आएगा आयतन, ठीक है। और गुणा 100, कहने का मतलब यहां हम ये बोलेंगे कि विलयन के 100 ml में विलय का कितना भार उपस्थित है। याद रखना, अगर ये ग्राम में है तो ये होना चाहिए किसमें, ml में, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास कि विलयन के 100 ml में विलय, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि एक विलयन है 10% W/V, तो इसका मतलब क्या है कि 100 ml में विलय का भार कितना है, 10 ग्राम, तभी तो परसेंटेज 10 आएगा ना। तो ये है, इसको हम भार बट्टे आयतन प्रतिशतता भी बोलते हैं। यहां ऊपर भी भार नीचे भी भार, तो इसको हम भार प्रतिशतता भी बोलते हैं, भार प्रतिशतता, ठीक है। इसको हम आयतन प्रतिशतता भी बोलते हैं क्योंकि दोनों आयतन है, तो ये आयतन प्रतिशतता होती है, ठीक है। अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना है तो सिंपल सा काम है, ऊपर भी V नीचे भी V, है ना, या ऊपर भी W नीचे भी W। तो ऊपर हमारे पास आएगा क्या, विलय का भार, विलय का भार। नीचे हमारे पास क्या आएगा, विलयन का भार। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, विलयन का भार, और गुणा कर दो किससे, 100 से। ये सिंपल सा सीधा सा काम है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर देखो V/V है, तो V/V में जो है वो ऊपर हमारे पास आएगा क्या, विलय का आयतन, विलय का आयतन, और नीचे हमारे पास आएगा किसका, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और गुणा कर दो इसको किससे, 100 से। दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। भैया मैंने कहा कि मेरे पास एक विलयन है जो भार अनुसार 10% है, तो इसका मतलब
पूरे विलयन का भार अगर 100 ग्राम है तो उसमें विलय का भार कितना होगा, 10 ग्राम होगा। मेरे पास एक ऐसा विलयन है जिसमें जो आयतन अनुसार 10% है, यानी कि पूरे विलयन का आयतन 100 ml है तो उसमें से विलय का आयतन कितना होगा, 10 ml होगा। ये हमारे पास इन तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे। याद क्या रखना आज की क्लास में, आपको ये याद रखना भैया, W का मतलब भार, V का मतलब आयतन, ऊपर वाली चीज हमेशा विलय की, नीचे वाली चीज हमेशा विलयन की होती है, केवल मोललता को छोड़कर। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा तो अब आपका काम हो जाएगा। अगली क्लास में हम वही बात इन पर क्वेश्चन करेंगे वापस से कि भाई जैसे मोलरता दे रखी है W/V पूछ लिया, मोललता दे रखी है W/W पूछ लिया, या W/W देके आपको मोललता पूछ ली, मोल बिन पूछ ली, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करेंगे। और कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में आपको ये बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि भाई जब भी आपको एक सांद्रता इकाई को दूसरे में बदलना हो तो जो दे रखा उसका मतलब लिखो और जो पूछ रखा है उसका फॉर्मूला लिखो, ये याद रखनी है। ठीक है, और अगली क्लास में हम चैप्टर को, मोल कंसेप्ट को खत्म कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें। सर्दी बहुत है भैया, ठंड से अपना बचाव रखें। जुकाम वुकाम लग गई तो 2-4 दिन खराब हो जाएंगे जैसे मुझे लगी हुई है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।